स्टार्टिंग द लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका। स्टार्ट करने से पहले अपनी उस आदत को कंटिन्यू करना चाहूँगा। वो आदत जो हमें 11th में भी थी, वो आदत जो हमें 12th में भी थी, यानी किस आदत की मैं बात कर रहा हूँ, किस हैबिट की मैं बात कर रहा हूँ। बेटा याद करो आप जब लेक्चर में थे ना, तो पहले हम कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले, एक कदम आगे बढ़ाने से पहले एक कदम पीछे जाते थे। एक कदम पीछे यानी वो आपका रिवीजन, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसकी रिवीजन। लास्ट लेक्चर की बात करूं तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने किया था। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैं उसे जरूर रिवाइज कराना चाहूंगा जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स। सिर्फ हेडिंग से हम रिवाइज कर लेंगे और कुछ भी नहीं, ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो नंबर 1 याद करो। अगर आपने लिखा है तो बेटा फर्स्ट पॉइंट याद करो, आपके सामने भी मेंशन है। फर्स्ट है बेसिक गाइडलाइंस। वो एक गाइडलाइंस की तरह डिवीजन ऑफ वर्क, रेन्यूमरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस हैं। किसके लिए गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स, गाइडलाइंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्कूल पे एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज पे एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ। वो हर जगह पे, हर कॉर्नर पे एप्लीकेबल है। थर्ड वन, मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, इक्वल इंपॉर्टेंस। इक्वल इंपॉर्टेंस यानी कल भी मैंने कहा था कि 14 प्रिंसिपल्स में से अगर मैं सिर्फ रेन्यूमरेशन को निकाल दूं ना, तो रिमेनिंग सारे 13 प्रिंसिपल्स टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे वाकई पे। यानी कि हर एक प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट फोर्थ, रिलेटेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी चलती है इंसानों के लिए, कंपनी चलाई जाती है इंसानों से, चलती भी इंसानों के लिए और चलाई भी इंसानों के लिए जाती है। रिलेटेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स, मेहनत है यहाँ पे एम्प्लॉइज की, मेहनत है स्टाफ की। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि आप दरवाजा फास्ट खोलोगे और वो जल्दी बंद हो जाएगा, फास्ट ओपन भी करोगे फास्ट क्लोज भी हो जाएगा। तो बेटा सैलरी बहुत अच्छी दोगे, यानी कि सैलरी आप जरूर अच्छी दोगे तो फिर काम भी अच्छा होगा। आप सैलरी देने में माइजरनेस करोगे तो फिर काम भी माइजरनेस का होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि इजीली चेंजेस, इजीली चेंज कर सकते हैं हम एम्प्लॉइज का टाइमिंग इजीली चेंज कर सकते हैं, हम रेन्यूमरेशन को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, एम्प्लॉइज को प्रमोशन कर सकते हैं। उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी यानी इजीली चेंजेस। सेवेंथ पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव इन नेचर, इट डिपेंड्स। जिस तरह से इंसानों का जो नेचर है ना, वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में क्या बात कर रहे हैं। उसी तरह से किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, बिजनेस का क्या सिचुएशन है, मार्केट का क्या सिचुएशन है, इसकी वजह से उसे कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिलेटिव इन नेचर। 6 से 7 पॉइंट्स हमने कवर कर ली। आगे मैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। आज के लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस। हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस क्या है उनका। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते तो वो मैनेजमेंट संभालने में, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में और वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। जिस तरह से मम्मी चपाती बना रही है और डॉटर चपाती बना रही है, माँ के चपाती बनाने में बहुत फर्क होता है, और उसी माँ की बेटी अगर चपाती बना रही है तो कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी, वो टेस्ट भी प्रॉपर नहीं होगा। तो बेटा उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो टेस्ट, वो एफिशिएंसी ऑफ वर्क विदाउट मिस्टेक्स करते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ उस पॉइंट को। मैनेजर्स कैन टेक द मोर एप्रोप्रिएट यानी कि परफेक्ट डिसीजंस when they follow the management principles. Because of these management principles are generalized guidelines for facing the various situations. यानी कि वो काम बहुत परफेक्ट करेंगे और बिना किसी गलती के करेंगे, उसे कहेंगे मोर एफिशिएंसी। सेकंड, इट इंप्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं, हम टीम वर्क के थ्रू, हम ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू, हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू, हम यूनिटी के थ्रू, एम्प्लॉइज टीम वर्क के थ्रू, ये भी आपका प्रिंसिपल है, एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन के थ्रू, एम्प्लॉइज गाइडलाइंस के थ्रू, एम्प्लॉइज डायरेक्शंस के थ्रू एक दूसरे को समझ रहे हैं और समझने के बाद खुशी से काम कर रहे हैं। लिखा हुआ क्लियरली, इट इंप्रूव्स द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में?
अंडरस्टैंडिंग मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, अंडरस्टैंडिंग मैनेजर और स्टाफ के बीच में, अंडरस्टैंडिंग स्टाफ और एम्प्लॉइज के बीच में, इन सारे डिपार्टमेंट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियरली एकदम विजन क्लियर हो रहा है, क्योंकि उन सारे डिपार्टमेंट्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल किए गए एक एक डिपार्टमेंट में, इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. The principles of management help to understand the organization. The study of the principles management helps to improve the understanding situations and problems. अगर आपस में नेचर एडजस्टेबल है ना, अगर आपस में हम एक दूसरे को समझ रहे हैं तो मजाल है कि कोई ऑब्स्टेकल, मजाल है कि कोई गलती को हम टिकने दें, इम्पॉसिबल. और वहां के एम्प्लॉइज आपस में यूनिटी बना के वो ऑब्स्टेकल को, वो तकलीफ को दूर कर देंगे और कंपनी को अगेन प्रॉफिट में कन्वर्ट करके लेके आएंगे. थर्ड पॉइंट, डेवलप एन ऑब्जेक्ट अप्रोच. ऑब्जेक्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूं, आप एग्जांपल को सोचो बेटा. एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैंने कहा था कि हमारी रामा फर्नीचर एंड कंपनी डेली 10,000 यूनिट्स बना रही है. डेली 10,000 यूनिट्स यानी पूरे मंथ में 3 लाख, पूरे महीने में 3 लाख, यानी साल में 36 लाख. 36 लाख यूनिट्स का हमारा क्या है, 36 लाख यूनिट्स का हमारा टुगेदर मिलके एक मकसद है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट. यानी डिवीजन ऑफ वर्क ने सारे एम्प्लॉइज का विजन खोल दिया, सारे एम्प्लॉइज को मकसद दे दिया और वो डेली बेसिस पे 10,000 यूनिट्स बनाते रहेंगे. अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता, यानी एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होता कि हमारे यूनिट्स कितने बनेंगे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10,000 बनाएगा तो जाके फिनिशिंग डिपार्टमेंट 10,000 की फिनिशिंग करेगा. फिनिशिंग डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट्स बनाएगा तो जाके सेल्स डिपार्टमेंट 10,000 करेगा. यानी आपके एक दूसरे के काम की वजह से एक दूसरे का ही विजन, एक दूसरे का डायरेक्शन ओपन हो रहा है. कॉल्ड एज अ डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच. नेक्स्ट आगे अगर मैं पढ़ूं तो रीड करना चाहूंगा मैं इसे. द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स टू डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच. कोई मकसद के साथ मैनेजमेंट चलाओ. मैनेजमेंट में मकसद होना चाहिए. 10,000 यूनिट्स मकसद है, कंपनी का प्रॉफिट मकसद है, कंपनी का गुडविल मकसद है, लो कॉस्ट में हाई प्रॉफिट भी सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है. Thus, the manager can identify the problem in a correct manner and can provide the solutions in an objective manner. This approach builds the confidence in the minds of the manager. Fourth, coordination and control. देखो बेटा दोनों वर्ड सी पे हैं, दोनों वर्ड सी पे हैं, पर दोनों की मीनिंग अलग होती है. मैं मीनिंग क्लियर कर दूं. कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं ना तो देखो बच्चे क्लास में बैठे हैं और क्लास में स्टूडेंट्स का आपस में क्लासमेट का बिहेवियर बहुत अच्छा है. आप क्लास के अंदर हो और क्लासमेट में आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उससे आप कोऑर्डिनेशन कहोगे, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो और काम के बीच का बिहेवियर, उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो जो डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं, जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं, उन गाइडलाइंस पे चलना, उन डायरेक्शंस पे चलना, उसे कहते हैं कंट्रोल. यानी कि एम्प्लॉइज का बिहेवियर, एम्प्लॉइज का वो मेथड काम करने का एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है, काफी सही है, तो उसे आप कोऑर्डिनेशन कहोगे. यानी अ नेचर ऑफ एम्प्लॉइज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ द वर्क. A nature of employees within the boundaries of an organization at the time of the work, at the time of the production, called as a coordination. और कंट्रोल करना यानी किसी को डायरेक्शन देना और उसे ये बताना कि डायरेक्शन पे क्या क्या गाइडलाइंस हैं और किस किस रास्ते पे कैसे चलना है. That's called as a control. आगे मैं रीड करना चाहूंगा, इस पॉइंट को देख लेते हैं. The principles of management gives the guidelines for the better coordination. काम के समय आपस में यूनिटी, काम के समय आपस में अच्छा बिहेव, काम के समय में आपस में ग्रुप एक्टिविटी, कॉल्ड एज अ कंट्रोल, कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन. While practicing the managing managers can make use of these principles to coordinate the activities of a different departments. Managers can exercise the better control over the organization. Thus, the given targets can be achieved. आगे social responsibility. हमारी जिम्मेदारी बनती है, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि आप जिस एरिया में हो उस एरिया में, उस इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर पोल्यूशन नहीं हो.
यानी केमिकल के वाटर को, केमिकल्स को रिलीज किया जाता है रिवर्स में, तो रिवर्स आपकी वजह से पोल्यूट नहीं हो, एयर पोल्यूशन आपकी वजह से नहीं हो। अच्छा, नॉइज पोल्यूशन, मशीनों का जो नॉइज आता है सीनियर सिटीजन्स को जो डिस्टर्ब करता है, छोटे बच्चों को जो डिस्टर्ब करता है एरिया में, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को हर पल हर बात में हमेशा आगे रखें और खुश रखें। दैट्स कॉल्ड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। A business is a part of the society. It makes use of the resources of society and therefore it has to perform some social responsibilities. Management principle guide the managers to perform the social responsibility. अगर remuneration अच्छी नहीं होती तो यानी समाज के तरफ जिम्मेदारी सही नहीं होती। अगर यूनिटी नहीं होती तो समाज के तरफ एम्प्लॉइज, समाज में एम्प्लॉइज भी आते, एम्प्लॉइज भी आपके समाज का हिस्सा है। यूनिटी नहीं होती, रेन्यूमरेशन नहीं होती, यानी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है आपके सोसाइटी की तरफ, क्योंकि एम्प्लॉइज आर द पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, वो आपके समाज का हिस्सा है। 6th पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आजाद बेटा, अगर एम्प्लॉइज आर कंप्लीटली फ्रीली, एम्प्लॉइज आर कंप्लीटली फ्री, एम्प्लॉइज को आजादी दी गई है कि कंपनी आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, कंपनी आपको टाइम प्रोवाइड करेगी, कंपनी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, पर आपको कोरोना की वैक्सीन बनानी है। जो करंट सिचुएशन चल रही है, आपको कोरोना की वैक्सीन बनानी है, उसके लिए टाइम दिया जाएगा, उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, उसके लिए आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। तो कुछ टाइम के अंदर ये क्वाइट पॉसिबल है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू वो हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज, हमारी कंपनी अगर ड्रग्स से, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज जरूर कुछ टाइम के अंदर कोरोना की वैक्सीन बने। कैसे? इट कम्स फ्रॉम द फ्रीडम, वो आजादी से आता है, क्योंकि एम्प्लॉइज को आजादी दी गई, एम्प्लॉइज को सपोर्ट दिया गया है, एम्प्लॉइज को पैसा दिया गया है, और उन सपोर्ट की वजह से, पैसों की वजह से, आजादी की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। रीड कर लेते हैं इस पॉइंट को। The principles of management are dynamic. Their nature go on changing. वो changes होते रहते हैं according to the nature. Along with the changes in the business world, over the year they have developed a suit current needs. यानी principles of management हर current situation में suit करते हैं। 7th point यानी कि आपकी last point for this answer. Helpful in efficient utilization of the resources. रिसोर्सेस की बात करूं तो जरिया, देखो बेटा, एक नेट आप यूज कर रहे हो, यूट्यूब पे आप लेक्चर देख रहे हो तो आप नेट यूज कर रहे हो, नेट आपका जरिया है। क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जरिया है। कंपनी में प्रोडक्शन हो रही है तो मैन यानी कि एम्प्लॉइज जरिया है, मटेरियल जरिया है, मार्केट जरिया है, मेथड्स जरिए हैं। ये सारे के सारे रिसोर्सेस अगर आप प्रॉपरली यूज करो ना, और रिसोर्सेस में वेस्टेज कम से कम हो, तो वेस्टेजेस कम से कम, कॉस्ट कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। यानी कि आप शुगर केन कम से कम वेस्ट कर रहे हो, वेस्टेज आपके शुगर केन में से कम निकल रही है, तो आपकी शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छी सी प्रोडक्शन कर पाएगी। और प्रोडक्शन बहुत अच्छी तब होगी जब शुगर की प्रोडक्शन के लिए वो सारे प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल किया जाएगा। मैं रीड कर रहा हूं इस पॉइंट को। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस, मशीनें, मटीरियल्स कॉल्ड एज फिजिकल रिसोर्सेस जो आपके सामने प्रेजेंट है, आपकी असेट है, और एक ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि जरिया, एम्प्लॉय भी एक जरिया है। पॉपुलेशन इज अ रिसोर्सेस, वो जरिया है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक द प्रॉपर बैलेंस। मशीनों का भी प्रॉपरली यूज करो, मशीनें चलाने वालों को भी प्रॉपरली यूज करो, और मशीनें जो चला रहे हैं उन्हें जो आप पैसे दे रहे हो उन्हें भी आप प्रॉपरली यूज करो। यानी प्रोडक्शन भी सही होगी, एम्प्लॉय भी खुश होगा, आपका फाइनेंस भी, आपके पैसे भी पूरे प्रॉपरली यूज होंगे, कहां पे भी आपकी कंपनी का वेस्टेजेस नहीं होगा। आगे, by the putting them to optimum use and control on wastages of the resources. आप रीड कर सकते हैं PDF फाइल में से। That's sufficient for today.